हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। तो बच्चा, आज कैसा गया है आपका एग्जाम बायोलॉजी का? आई थिंक बहुत बढ़िया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो है कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छी मेहनत चलती रही है और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल ने भी जो है आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ बना के आपको हेल्प करनी चाहिए। तो आज जो है हमारा सेशन रहने वाला है सीबीएसई बोर्ड फाइनल बायोलॉजी पेपर, जो आज की डेट में आपका हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्लास 12 के लिए है। सो हमारा जो डिस्कशन है ये सेट 3 के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। अ ह्यूमन मेल decide to adopt a surgical method for contraception, identify the point in the diagram where a cut could be made and tied। देखो डायग्राम आपको मैंने बताया भी था, कल वाली वीडियो में हमारा डिस्कशन रहा भी था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पार्ट है जिसको कट किया जा सकता है, तो आंसर आपका पॉइंट क्यों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड इन ए मैच्योर सीड ऑफ ब्लैक पेपर? आंसर विल बी पेरिस्पर्म। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लाइन डायग्राम डिपिक्टिंग द 28 डेज menstrual cycle of a healthy young woman। तो menstruation और ovulation जैसा यहाँ पे बताया गया है आपको। तो यहाँ पे आपको बताना है मोस्ट फर्टाइल पीरियड कौन सा रहेगा 10 to 17th डे में, मतलब 10 से 17वें दिन में जो हम देखते हैं, जो बीच का आपका 14th डे है ये फर्टाइल पीरियड रहेगा। और लीस्ट फर्टाइल पीरियड जो है वो 21 से 28 दिन का रहना चाहिए, है ना, 21 से 28 दिन, क्योंकि कोई ओव्यूलेशन उस टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द मेसोजोइक era ऑफ द जूलॉजिकल टाइम स्केल? आंसर विल बी गिंकोस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। नेक्स्ट है आपका 5th, आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूज्ड बाय हर्शे एंड चेज टू लेबल द प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखो कल आपको मैंने हर्शे एंड चेज डायग्राम डिस्कस करते हुए भी बताया था कि आपका 32P जो है वो प्रोटीन के लिए था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपने फॉस्फोरस, तो ये आपका डीएनए के लिए था। और 32S जो था बेटा आपका, वो हमने सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के लिए प्रोटीन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डीएनए प्रोफाइल ऑफ द चाइल्ड एंड 3 इंडिविजुअल 1 2 3 हु क्लेम टू बी द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका आई थिंक बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन स्कीमेटिक इलिस्ट्रेशन शोज द स्टेप PQR ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आंसर जो है बेटा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे 2nd और 3rd पॉइंट आपका करेक्ट माना जाएगा। ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया था कि इनके स्टेप्स को आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। तो उसी से बेस्ड आपका क्वेश्चन देखो, जो वीडियोस में आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए थे, क्वेश्चंस बताए गए थे, वो आप देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फंगस दैट राइपन्स द फेमस रॉकफोर्ट चीज। तो ये आप यहाँ पे अपना आंसर बताएंगे ठीक से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज incorrect statement with respect to the T lymphocyte in the human body। तो there are a type of WBC produced in the bone marrow, they remain active at all the time in the body, they mature in the bone marrow। तो so they are produced in the bone marrow। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन इन्होंने दिया है 1st and 4th, 3rd ओनली, देन 4th ओनली, 3rd and 4th। तो आई थिंक 4th ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजन इज नॉट ए हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा हॉटस्पॉट रीजन में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जेंशिया हिल्स इन मेगेला, ये आपका हॉटस्पॉट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन सेटलमेंट ऑफन लीड्स टू हैबिटेट लॉस विच लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन forming smaller patches of the habitat, select the statement that describe how a small patch differ from a large patch of the same habitat। तो ऑप्शन है आपके, invasive species will never be seen here, population of a large animal decreases, biodiversity decreases, competition from surrounding habitat increases। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। 12th क्वेश्चन पे जाएंगे, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट टाइप ऑफ इवोल्यूशन exhibited by the two animals shown living in the same habitat in Australia। आंसर यहाँ पे आपका जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक MCQ आपके डिस्कस होते हैं। नेक्स्ट हम असर्शन रीजन पर जाएंगे। बोथ असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे। 13th क्वेश्चन है, द COVID-19 वायरस हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड इन्वॉल्व्स इनटू न्यू स्ट्रेन एट ए फास्ट स्पीड, RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट ए फास्टर रेट। तो ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है आपका
So question number 13 है assertion the COVID-19 virus has a shorter lifespan and evolves into a new strain at a faster speed. रीजन आर है RNA being unstable mutates at a fast rate. तो ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पे ए रहना चाहिए, क्योंकि ए में assertion और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 पर जाएंगे. For DNA sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragment of relatively smaller sizes. रीजन है ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर, ये आपको बताया भी था. एंड टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर सीक्वेंसिंग इज वेरी हाई. तो आप ऑप्शन भी यहाँ पे आपका ए जो है ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ए जो है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का. क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका. बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज are living now. Reason the conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. तो आई थिंक ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा आपका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. मैरी मेलन कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर मेनी ईयर्स. ये हमने डिजीज में पढ़ा भी था. तो टाइफाइड मैरी जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से डिजीज का नाम पड़ा. रीजन है आपका सैल्मोनेला टाइफी जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद इट. तो ऑप्शन रहेगा आपका ए. तो यहाँ तक आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है डिस्कस होते हैं. नाउ मूव ऑन टू सेक्शन बी. तो सेक्शन बी पे जो है अब हम यहाँ पर जाएंगे. सेक्शन बी आपका यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म. तो आपको मेल गैमेटोफाइट की यहाँ पे डेवलपमेंट को बताना है कि किस तरीके से. हमने देखा था कि आपका क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें एमएमसी है. ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है. एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है जहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन बने हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. तो एक हमने पढ़ा था जेनरेटिव सेल है जो कि क्या बनाएगा, मतलब एक मेल गैमेट बनाने जा रहे हैं, जेनरेटिव सेल है. और दूसरा क्या है आपका ट्यूब सेल है, जिसे ट्यूब सेल है. और ट्यूब सेल का एज सच हम देखते हैं कि कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन कहीं जो है आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि ये पोलन ट्यूब में आगे जाके जर्मिनेट हो जाता है. तो इस तरीके से आप डायग्राम की हेल्प से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे. और बी ऑप्शन यहाँ पे इनका दिया है व्हाई इज इट कॉल्ड ए मेल गैमेटोफाइट. तो मेल गैमेटोफाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मेल गैमेट जो है बेटा वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. ठीक है ना. तो 2 मेल गैमेट जब ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो गैमेटोफाइट का मतलब आपको क्या बताया था, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट. तो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. उसमें आपको अगर बताना चाहें आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आप बताएंगे कि एक मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा. दूसरा मेल गैमेट जो है सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता हुआ एंडोस्पर्म बनाएगा. तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर को जो है अटेम्प्ट करें. क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने. 18 का ए पार्ट यहाँ पे है. नेम 2 इंस्टीट्यूट विच डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया. तो ये भी जो है कुछ आपके साथ डिस्कस हुए थे. ठीक है, ये इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली इनके नाम बता देंगे. क्वेश्चन नंबर बी रहेगा एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस टेक्नोलॉजी. तो प्रिंसिपल आप सारा यहाँ पे बताएं कि बायोगैस की फॉर्मेशन कैसे होगी, उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उनका क्या यूज यहाँ पर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 19 है गिवन बिलो इज ए फूड वेब दैट इन्वॉल्व्स 9 ऑर्गेनिज्म. सो ए ऑप्शन है आइडेंटिफाई 2 प्रोड्यूसर एंड 2 कार्निवोर. तो एक फूड वेब आप यहाँ पे देखो, फूड वेब देख रहे हैं, और फूड वेब क्या बताया था आपको, एक नेटवर्क है फूड चेन का. तो यहाँ पे आप 2 प्रोड्यूसर का नाम बताएंगे और 2 कार्निवोर जो पूछे गए हैं उनका जो है आप नाम एक्सप्लेन कर देंगे. बी पार्ट में आपको पूछा है इज इट पॉसिबल टू मेक एन इकोलॉजिकल पिरामिड डिपिक्टिंग दिस फूड वेब, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो यहाँ पे यस एक इकोलॉजिकल पिरामिड जो है आपको नजर आएगा, वो आप इन्वर्टेड दिखा रहे हैं. ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास की फॉर्म में या पिरामिड ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आप अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज ए मेथड टू डिटेक्ट आरडीएनए, एक्सप्लेन दिस मेथड. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को एक्सप्लेन आप यहाँ पे कर देंगे. चॉइस में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन हाउ आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू डिटेक्ट ए डिजीज इवन बिफोर एनी क्लिनिकल सिम्टम अपीयर. तो वो किस तरीके से है, अगर आपके डीएनए में कोई म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, तो डीएनए में अगर कोई म्यूटेशन होगा तो मतलब जीन्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि जीन थेरेपी आप बता रहे हैं. ठीक है ना, तो जीन थेरेपी प्लस आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अगर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
या आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ जो है रेप्लिकेट करेगा और वहां पे जो भी चेंज आता है तो वो आगे जो भी इससे प्रोटीन बनेगा उसमें चेंज होगा, तो इस तरीके से वो डिजीज को डिटेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, On August 22 in the year 2022, 3358 fires were detected in the Amazon rainforest. Write one short-term and one long-term effect of this event on the biotic and abiotic component of the environment. देखो तो क्वेश्चन कहाँ से रिलेट हो रहा है, एक्चुअल में तो क्वेश्चन जो है थोड़ा बायोडाइवर्सिटी से है और इकोसिस्टम से भी है, ठीक है। वहां पे आपको क्या बताना है कि बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट है, देखो लिविंग कंपोनेंट तो इंस्टेंट खत्म ही हो गया। अगर फॉरेस्ट फायर जैसी चीजें अगर हम वहां पर देखते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका लिविंग कंपोनेंट जैसे कि प्लांट है, कुछ एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट हैं, वो खत्म हो गया। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में तो आपको ये दिख गया। अब लॉन्ग टर्म में आप देखो कि अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, अगर ट्रीज सारे खत्म हो जाएं तो अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, रेनफॉल प्रॉब्लम रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको जो है ये धीरे 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 चीजें अफेक्ट करेंगी। उसके बाद हो सकता है कि कुछ एनिमल स्पीशीज है, दे मे बिकम एक्सटिंक्ट ऑल्सो, कुछ आपके प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कुछ एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो है आपके लॉन्ग टर्म में आप आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन सी रहेगा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 जाएगा आपका यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच। तो ब्रूड पैरासिटिज्म, मैं बार बार कहती हूँ ब्रूड पैरासिटिज्म जो क्वेश्चन है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपका यहाँ पे जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट सा, और देखो ज्यादा एक्सप्लेन करने का भी इसमें नहीं है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में आप क्या देखते हैं, कॉइल जो है क्रो के नेस्ट में जो है एग लेइंग करती है, लेकिन ये क्या हो गया, एक टाइप का डिसीट है ना, मतलब धोखा देने वाली बात हो गई है, क्योंकि क्रो जो है एग को डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनको इंक्यूबेट करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हैचिंग वहां पर होगी तो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ क्रो, कॉइल जो कुकूज है दे कम्स आउट, तो दैट इज अ ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है को-इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट। को-इवोल्यूशन जो है आप टू म्यूचुअलिस्ट, म्यूचुअलिज्म को यहाँ पे बताते हुए उनका को-इवोल्यूशन जो है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ए और बी पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पे। तो म्यूचुअलिज्म आपको पता ही है, दो पार्टनर है, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की प्रेजेंस से बेनिफिट एक दूसरे को पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। 23 का ए पार्ट है, write the scientific name of the nematode that infest the tobacco plant and the part that it infest। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी वीडियोस में पहले डिस्कस किया था मैंने। तो दैट विल बी अ सॉइल निमेटोड। तो एक ये सॉइल निमेटोड है। निमेटोड क्या है आपका, राउंड वॉर्म है। तो आंसर क्या रहेगा, मेलिग्डोगाइनी इनकॉग्निशिया, मेलिग्डोगाइनी इनकॉग्निटा, इनकॉग्निशिया भी आप कह सकते हैं, इनकॉग्निटा भी जो है बोला जाता है। तो ये एक टाइप का सॉइल निमेटोड है। क्वेश्चन नंबर जो इसका बी पार्ट रहेगा, आपको बताया था मैंने, बार बार मैं बोल रही थी, एग्रोबैक्टीरियम नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पढ़ा था ना हमने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या है, क्या कॉज करेगा बेटा, ये ट्यूमर कॉज करता है, जिससे क्राउन गाल है ना, क्राउन गाल नाम की जो डिजीज है वो हो जाती है। और इसके अंदर क्या है, टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये क्राउन गाल डिजीज कॉज करता है। लेकिन हमने क्या किया था, इनका जो टी-डीएनए था उसको यूज करते हुए ये ट्यूमर इंड्यूस ना करें और इसको एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। एक आपको क्या दिखाया है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको मैंने वीडियोस में बताया था कि कैनाबिनॉइड्स, ओपिएट्स, बार्बिट्यूरेट्स ये ड्रग्स हैं और इनके स्ट्रक्चर या इनके जो नेम है या इनके सोर्सेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेम द कैटेगरी ऑफ द ड्रग। एक तो ये क्या है आपका, हीरोइन है, ठीक है, हीरोइन यहाँ पे नाम आप बता रहे हैं। उसके बाद ओपियोइड्स, ओपियोइड ड्रग है ये। ओपियम, ओपी प्लांट, ठीक है ना, ओपियम पोपी प्लांट से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सारे पार्ट जो है आपके मैंने एक जगह यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो नेचुरल सोर्स की बात आती है तो ओपियम पोपी मैंने बताया था कि सोर्स
और इनके फंक्शंस क्या है, यू हैव टू राइट दिस। उसके बाद बी पार्ट में इन्होंने पूछा है वी गेट ए बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, नेम दैट कंपाउंड। तो इसका जो बी ऑप्शन है ना, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक टाइप का हीरोइन वहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एक जब हीरोइन यहाँ पे मिल रहा है तो एक बिटर कंपाउंड है, ओके, क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अब हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये क्या करेगा बेटा, एक डिप्रेसेंट का काम करेगा। डिप्रेसेंट, तो डिप्रेसेंट क्या करता है, आपका जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसको ये अफेक्ट करेगा। और फाइनली ये क्या करेगा, सारी आपकी एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगा। तो डिप्रेसेंट का जो है ये काम करेगा, तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। दैट्स वाई मतलब ड्रग्स जो है, ड्रग एब्यूज हम पढ़ते हैं, तो जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनको जो है कुछ इस टाइप की एक मेंटल स्ट्रेन, एक मेंटल स्ट्रेस में वो आ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट continuously consuming the drugs, है ना, for their calmness, for getting relief, but after some time the drugs they start acting as a depressant. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये भी जो है मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज जो है मैंने स्पेशली नाम लिए थे, लेमार्क्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी एंड टी.एच. मॉर्गन थ्योरी, ये सारी जो थ्योरी थी आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट आपके सामने डार्विन थ्योरी से रिलेटेड है। डार्विन्स थ्योरी, देखो डार्विन्स थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगी इजी भी है, मतलब मुश्किल पेपर नहीं है अगर आपने अपनी प्रेपरेशन को बढ़िया तरीके से चलाया है, क्योंकि बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल ने जो है आपके हर स्टेप पे आपकी मदद करनी चाहिए। Darwin's theory of natural selection is widely accepted, but some limitations have been identified by modern biologists. Mention the limitations identified. फिर पूछे name and state the most accepted theory of evolution in modern time. तो ये आपकी ऑपरेन और हेल्डेन थ्योरी है, ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। हेल्डेन थ्योरी गिवन बाय मिलर एंड हेराल्ड सी यूरे। ये क्वेश्चन तो आपका बेटा 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। तो फिर बताओ मुश्किल कहाँ आ गई। तो लिमिटेशंस आपको पूछा है, फिर से पूछ लिया, नेम एनी टू लिमिटेशन आइडेंटिफाइड इन डार्विन्स थ्योरी। तो लिमिटेशंस क्या थी, तो इन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बता दिया, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो कुछ म्यूटेशंस हैं, इवोल्यूशन है, उन चीजों पे इनका फोकस जो था बहुत ही कम था। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वाज आफ्टर सम टाइम इट वाज डिस्कार्डेड। तो ये कुछ लिमिटेशंस जो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पे रहा वो आपको यहाँ पे अपना बताना था। क्वेश्चन नंबर 26 बार बार कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट है ना। आई डोंट नो आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप देखो क्वेश्चन तो आ गया आपके सामने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस आर देयर इन ए यूकैरियोटिक सेल, मेंशन व्हिच वन ऑफ देम ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए। देखो मैंने बताए थे कि आपके यहाँ पे थ्री टाइप्स हैं आपके, किसके टाइप्स हैं, ये आपके आरएनए पॉलीमरेसेस के हैं। तो एक बात तो ये भी माइंड में रख लो कि ये किस प्रोसेस में यूज हो रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन में यूज हो रहा है बेटा। बार बार मैंने बोला था रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको टेक्निक भी बताई थी, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 देन 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने एक सिंपल सी टेक्निक बताई थी, पहले तो आरएमटी से याद कर लें, मतलब आर क्या मतलब आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, है ना। तो ये आपको एक देखो ट्रिक, जरूरी नहीं है कि चीजें लर्न है, आई नो वो काम देती हैं, लेकिन कई बार कुछ ट्रिक, मतलब देखो आजकल हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क में कुछ स्मार्ट ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। एमआरएनए बताया, एम से बताया था मैंने, यहाँ पे एचएनआरएनए ले लेना, और यहाँ पे मैंने बता दिया था एसएनआरएनए। तो देखो अब तो शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एचएनआरएनए पूछा है, वो कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 करेगा। ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर चलो अगर अभी भी याद नहीं किया था ना, तो आगे के लिए जो है सिक्योर हो जाना, या भी जिनका बायोलॉजी का पेपर नहीं हुआ है अदर बोर्ड में, वो जो है बेटा इस ट्रिक को अपनाएंगे और ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखो नहीं फिर आप लोग फंसोगे जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है राइट द चेंजेस दैट एचएनआरएनए अंडरगोज बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस एज एमआरएनए। अब ये बात ध्यान में हो कि ट्रांसक्रिप्शन हो कहाँ रहा था, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। देखो कल भी जो वीडियो आपके साथ डिस्कस की, और देखो वीडियो जब डिस्कस की जाती है ना, तो आप देखा करो उसे ध्यान से, स्किप ना करें, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो, ठीक, ताकि आगे आगे जो है आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो वहां पे भी मैंने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डिस्कस करते हुए एक चीज बताई थी, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया था, तो वो था आपका स्प्लाइसिंग मैंने बताया था। तो एचएन का मतलब क्या है, एचएन का मतलब क्या है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजेनस
न्यूक्लियर आरएनए, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या कह रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो क्यों डिफरेंट है, आप क्या देख रहे थे वहां पे, कुछ एक्सोन है, कुछ इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन। तो ये इंट्रोन क्या थे, नॉन कोडिंग रीजन थे, और एक्सोन आपके कैसे थे, कोडिंग रीजन थे। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आपने क्या देखा था, इंट्रोन को लूप की फॉर्म में जो है वो कट किया गया था, और वो प्रोसेस क्या था आपका, स्प्लाइसिंग था। तो स्प्लाइसिंग क्या करेगा, आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाते हुए एक कॉन्टिन्यूअस जो है स्ट्रैंड एमआरएनए की तैयार करता है। और जब आपका एमआरएनए तैयार हो जाता है तो वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर की थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है ताकि वो ट्रांसलेशन करे। तो देखो इतना सब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो सिर्फ क्या कि आप बेटा क्वेश्चन को सबसे पहली बात कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, ये बात आप ध्यान रखें। ये नहीं कि आता नहीं है, आसपास का कुछ आता है तो आप लिखो सो दैट यू कैन गेट मार्क्स। अब देखो इसकी चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द लेंथ ऑफ डीएनए इन एनी सेल। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप। तो देखो क्वेश्चन और की चॉइस में आपसे पूछा गया बी पार्ट, द लेंथ ऑफ डीएनए इन एनी सेल इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, एक्सप्लेन हाउ दिस इनॉर्मस डीएनए इज पैक्ड इन ए यूकैरियोटिक सेल। कल भी आपके साथ न्यूक्लियोसोम मॉडल डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आपको बताया। तो क्या बताया था वहां पे कि आपका डीएनए, अगर हम सभी का डीएनए अगर खुल जाए तो बेटा वो पूरी अर्थ को तो डीएनए ही कवर कर लेगा। लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं कि छोटा सा तो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल छोटा, न्यूक्लियस छोटा। वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना सारा जो डीएनए है वो कैसे कंपैक्ट है, कंडेंस्ड है। इज इट ओके? अब आप देखते हैं एक स्पूल आप देखते हैं, एक रील थ्रेड आप देखते हैं, वो कैसे जो है कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर आप सोचो वो ही थ्रेड, मतलब एक वुलन बॉल इमेजिन करो या एक रील को इमेजिन करो, अगर वो खुल जाए, कैन यू इमेजिन कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर सकती है। बट स्टिल इट इज टाइटली बाउंड, इट इज कंडेंस्ड इन ए रील, है ना। तो डीएनए का भी यही हाल है। डीएनए भी क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ी सी जगह की जरूरत है, मैं थोड़ी सी जगह में रह लूंगा। तो वो किस तरीके से उसने अपना सारा स्ट्रक्चर जो है कॉम्पैक्ट किया है। तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे एनयू बॉडी पढ़ते हैं। तो ये क्या पढ़ा था हमने, कल भी बताया था, ये आपका एक हिस्टोन ऑक्टामर है और ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर, और फिर आपने पढ़ा कि एक H1 है और एक आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आपको क्या बताना है, टाइटली ये जो हिस्टोन है ना, यही तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डीएनए को प्रोवाइड करता है। आपने पढ़ा था ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या है, 8, मीयर्स का मतलब पार्ट। तो हमने पढ़ा था H1A, H2A, H2B। तो इस तरीके से जो है आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने आपको बोला था कि बोर्ड आपके लिए गिफ्ट भेज रहा है। वो गिफ्ट है ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन की फॉर्म में गिफ्ट आया भाई। कभी आप इमेजिन करो कि मैम ने कहा था कि कोई गिफ्ट आएगा, गिफ्ट तो आ ही गया है ना, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आए हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक दैट इज यूज्ड इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो गिफ्ट है, आप बताएंगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फिर आपसे जिप्ट पूछा है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और पूछा है IUI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेटा इनको एक्सपेंड आप करेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 क्वेश्चन है आपके सामने। Trace the journey of a zygote from the isthmus of the fallopian tube up to its implantation in the uterus of a human female. Highlight the changes the zygote undergoes during the course of its journey up to implantation. ये भी जो है क्वेश्चन आपको बताया था मैंने कि एक तो आपका इस्थमिक जंक्शन फेलोपियन ट्यूब का पूछा जाता है, और इम्प्लांटेशन उसकी कैसे होनी है। इम्प्लांटेशन क्या है आपका, ऑन 7th डे। इम्प्लांटेशन कौन से डे को होगा, 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 7th डे को इम्प्लांटेशन होने वाला है। उस दौरान आप बताएंगे कि कैसे जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद वो क्या बना है आपका, 2 ब्लास्टोमियर बनाए हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। देन 2 सेल में डिवाइड हुआ, क्लीवेज वहां पर है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 के बाद आप क्या देख रहे हैं, 16th सेल्ड स्टेज आप देख रहे हैं, जो कि क्या है, एक मोरुला स्टेज है। मोरुला मीन्स मलबरी लाइक। तो 16 सेल्ड स्टेज है वहां पे। फिर हम क्या देखेंगे, 32 सेल्ड स्टेज। तो एक ब्लास्टुला फॉर्मेशन है, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारे क्लीवेजेस हैं, ये जो सारे चेंजेस हैं, 7th डे आते आते जो है ऐसा होगा। और देन ऑन 7th डे द
मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर will implant itself into or embedded itself into the uterus. Fine. Next section D पर जाएंगे हम. सेक्शन डी आपका रहेगा, देखो पेडिग्री. पेडिग्री कल आपको पहले भी बताया था, जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए थे कि पेडिग्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, और ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं भी देखी है ना, देन गो एंड सर्च कि क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको सारी चीजों को लेकर चलना है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया था, फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर अप टू 3 जनरेशंस. तो 3 जनरेशंस में आपसे पूछा है. तो यहाँ पे पूछा है डिजीज कैसी है, सेक्स लिंक्ड डिजीज यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना, मेल को ये अफेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट पूछा है डोमिनेंट है या रेसेसिव है, तो ये आपका डोमिनेंट है, डोमिनेंट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है. राइट द जीनोटाइप, यहाँ पे आप जो है अपना जीनोटाइप बताएंगे, सी डी और एच के अंदर सॉल्व करेंगे आप इसको, ठीक है. इफ द फीमेल डी मैरीज अ नॉर्मल मैन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बीइंग अ सफरर ऑफ दिस डिजीज. तो यहाँ पे जो है आप क्रॉस की फॉर्म में दिखाएंगे कि कैसे एक्स पे जो है आपका जीनोटाइप जाएगा और किस तरीके से एक्स वाई पे जीनोटाइप जाएगा, और जो जनरेशन आएगी उसमें जो है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी एक फीमेल डॉटर की कि उसमें जो डिजीज है वो ट्रांसफर हो सकती है या वो कैरियर के जैसे बिहेव करेगी. ऐसे ही पूछा है इफ द मदर बी इज कैरियर ऑफ द डिजीज व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी. तो अगर मदर कैरियर है तो यहाँ पे कैरियर की फॉर्म में अगर आप कोई भी डिजीज दिखा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर, मान लो कि एक आप ए से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी द कैरियर. और एक नॉर्मल मेल के साथ है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डॉटर है उसके अंदर जीनोटाइप क्या रहेगा और डिजीज शो होगा या नहीं होगा. तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था. क्वेश्चन नंबर 30, द डायग्राम शोज द लाइफ साइकिल ऑफ ए पैथोजेनिक प्रोटोजोन. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, ठीक है. तो आपको क्या किया है, देखो मैंने आपको बताया था बेटा, डायरेक्ट हो सकता है डायग्राम भी पूछ ले या आपको डायग्राम दे दें, लेबलिंग दे देते हैं, वो आपको लेबल करना है. तो क्वेश्चन उसी फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, है ना. तो पैटर्न समझ में आता है, तो एक क्वेश्चन मतलब आप थोड़ा सा माइंड अपना सेट करके रखते हैं. तो ये देखो अब आपके सामने जैसे नेम द पैरासिटिक स्टेज, तो पैरासिटिक स्टेज आपसे पूछा ही है, तो वो क्या है आपका स्पोरोजोइड है, जो इन्फेक्शियस स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है. ये इन्फेक्शियस स्टेज रहेगी, इन्फेक्शियस स्टेज. राइट द चेंजेस पैरासाइट अंडरगोज अंडर द लीवर. तो पैरासाइट किस तरीके से लीवर में जा रहा है, लीवर सेल्स को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उनको ब्रेक करेगा, बर्स्ट हो जाएंगे. और जो प्रोटोजोआ होगा, जो पैरासाइट होगा, वो किस तरीके से ब्लड के अंदर मिक्स होता हुआ सर्कुलेट होगा, ठीक है. तो ये सारी जो चेंजेस हैं आप यहाँ पर बता देंगे. राइट द चेंजेस पैरासाइट अंडरगोज व्हेन इट एंटर्स द आरबीसी. तो आरबीसी को ये कैसे अफेक्ट करेगा, तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक ब्लड सैंपल चाहिए, क्योंकि ब्लड सैंपल के अंदर उनकी जो भी सेक्सुअल स्टेजेस हैं या जो इन्फेक्शियस स्टेजेस हैं वो आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन डायग्नोज द डिजीज एंड कैन ट्रीट दिस. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ट्रेस द चेंजेस पैरासाइट अंडरगोज व्हेन द होस्ट एक्स टेक्स इट्स ब्लड मिल्क फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट. और यहाँ पे आपके ड्यूरिंग लाइफ साइकिल पैथोजन का आप यहाँ पे बताएंगे. तो सिम्टम्स आपको बताने हैं, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किस तरीके से जो है फ्लूइड रश होगा इनटू द लीवर और द आरबीसी, एंड हाउ दे बर्स्ट एंड स्प्रेड द इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इन द ब्लड. अब सिम्टम्स है, हेडेक है, चिलिंग है, ठीक है, फीवर है, लो ग्रेड फीवर रहेगा, हेडेक है, यहाँ पे वॉमिटिंग भी जैसा हो सकता है. तो ये जो कुछ ऐसे सिम्टम जो है आपको देखने को मिल सकते हैं. चिलिंग हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है ना, कपकपी देके, हम कहते हैं ना कपकपी देके बुखार चढ़ना. तो कुछ ऐसी जो है सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर ई है आपके सामने, सेक्शन ई रहेगा. अब हमारा सेक्शन ई है, क्वेश्चन नंबर 31 के ए पार्ट पे जाएंगे हम. प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच ऑफ देम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट. तो प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस, तो देखो ट्रांसलेशन का टॉपिक ये भी आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है. ऐसे टॉपिक आपको नहीं छोड़ने, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस पूछा जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप टीआरएनए का बताएंगे. टीआरएनए में हम पढ़ते हैं कि क्या था, एक क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर था, एक्सप्लेन किया हुआ है ये मेरा, है ना. तो क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर आपने देखा, एल शेप्ड है, तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे एल या टी शेप्ड, दैट्स वाई टी. तो टी का मतलब ही क्या है आपका, ट्रांसफर आरएनए. तो इसे सोल्यूबल आरएनए या अडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है.
अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो सोल्यूबल आरएनए भी जो है यहाँ पे शो आप करेंगे, सोल्यूबल आरएनए। तो यहाँ पे आप सारा बताएंगे कि कैसे इसके अंदर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, टी साई सी लूप यहाँ पे प्रेजेंट है, टी साई सी लूप है, DHU लूप रहेगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ नो यूज, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, एक एक्स्ट्रा आर्म या लूप आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट यहाँ पे रहेगा। और एक और चीज क्या रहने वाली है सबसे जरूरी, एक इसमें क्या है आपका, एक अगर mRNA का कोडोन है तो tRNA में उसका क्या है, एक एंटी कोडोन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये सब आप एक्सप्लेन करें। देखो मैं तो चाहूंगी बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप tRNA का स्ट्रक्चर बताएं, mRNA का भी बताएंगे और rRNA। तो mRNA में आपको पता ही है एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। mRNA क्या करेगा, जितने भी राइबोसोम्स हैं उनको ये इकट्ठा करता है और क्या बना देता है, एक पॉलीराइबोसोम बनाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम चेन ये बनाएगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से अमाइनो एसिड को आना है। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि एक असेप्टर साइट है, ए साइट है, ठीक है ना, असेप्टर साइट, और दूसरा था पी पेप्टिडाइल साइट। तो ये सब बेटा आप बताइए। देखो प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की जब बात आ रही है और आपको देखो अब देखा जाए तो एक हिसाब से डायरेक्ट ही पूछा गया है, तो आप सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताएं। और rRNA है वो क्या बना रहा है आपका, राइबोसोम्स बनाएगा। तो राइबोसोम्स को क्या कहा जा रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, सो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। तो आप खुश हो जाएं अगर आपकी अटेम्प्टेशन अच्छी रही है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि जितनी भी वीडियोस अब तक आपके पास प्लेलिस्ट के फॉर्म में गई हैं उन्होंने कितनी आपको हेल्प की है, ठीक है। तो ये एक मेरे को फीडबैक दे दिया करो कि मैम पेपर अच्छा हो गया है, कैसा बना है। तो मेरे को थोड़ा सा क्या है, मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आप लोगों का पेपर ना कैसा जाता है। तो प्लीज आप थोड़ा उस चीज पे भी ध्यान दें। आपको बस ये कमेंट करना है कि मैम पेपर अच्छा गया है या एवरेज है, ठीक है। भगवान करे अच्छा ही गया। बी पार्ट में होमोजाइगस टाल पी प्लांट विद ग्रीन सीड इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट विद येलो सीड। तो देखो एक टाल प्लांट का बताया है और फिर यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्रीन सीड है, ठीक है। तो ग्रीन सीड और ड्राफ्ट प्लांट है, येलो सीड आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आप अपना क्रॉस बनाते हुए एक मतलब क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस मिल रहा है। पॉसिबल फिनोटाइप जीनोटाइप आप बताएं। स्टेट द लॉज ऑफ मेंडल दैट आर ट्रू बाय F1 जनरेशन। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसे जो है आप अपना बताएंगे। और मेंशन द F2 फिनोटाइपिक रेशियो बताना है। राइट द जीनोटाइप, मेल और फीमेल गैमेट जो है उनकी जीनोटाइप मतलब जीनोटाइपिक रेशियो आपकी क्या रही। और यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जो भी आपकी आई है, आपने जो भी क्रॉस लिया है, जो जीनोटाइप लिया है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पर हम जाएंगे। ए पार्ट है आपके सामने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू rDNA टेक्नोलॉजी। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको स्पेशली बताया था प्लाज्मिड से रिलेटेड, जो हमारा प्रीवियस सीबीएसई बोर्ड पेपर डिस्कस किया था। Why is plasmid considered to be an important tool in rDNA? From where can plasmid be isolated? Give any two reason. तो प्लाज्मिड जो है आप मतलब एक बैक्टीरिया से ले सकते हैं। बैक्टीरियोफाज का हमने पढ़ा था, प्लाज्मिड का पढ़ा था, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना। ये देखो सब मैंने आपको लिख के दिया था। प्लाज्मिड है आपका, ई कोलाई है, BAC है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियोफाज, ये सब आपको मैंने बताया था। तो आप प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है और ये सर्कुलर है अदर देन जीनोमिक DNA, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा भी आपका एक DNA प्रेजेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ORI एंड सेलेक्टेबल मार्कर इन ए क्लोनिंग वेक्टर। तो आप ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ORI बताएंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क में है ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। और सेलेक्टेबल मार्कर की भी जो है हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी आप देखें सो दैट यू कैन गेट एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम दीज वीडियोस। rDNA टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रोसीड विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जस्टिफाई, यस बिल्कुल। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है हमारे टूल्स में, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा था कि कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका यहाँ पे एंजाइम यूज होगा। ये हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के हैं और मैंने स्पेशली बोला था कि सिर्फ 2 को ही यूज किया जाता है।
फर्स्ट और थर्ड यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, स्पेसिफिक इंटरनल कट देने वाला है ना, स्पेसिफिक इंटरनल कट देगा। तो जो मतलब इंटरनल कट्स यहाँ पे जो ये देंगे, जैसा डिजायर्ड फ्रेगमेंट में आप जितने बेस पेयर का कट चाहते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे देगा। तो इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर, केमिकल स्कैल्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब एक्सप्लेन करना है, रिलेटेड ये आपके आंसर रहने वाले हैं। चॉइस में आपसे पूछा गया है बीटी क्रॉप। देखो बीटी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये तो बीट कर देगा तुम्हें ये, ठीक है ना। तो बीटी नहीं छोड़ना है तुम लोगों को। बीटी क्या, बैसिलस thuringiensis। तो अगर ऐसा आता है ना तो पहले आप इनकी फुल फॉर्म भी लिख के दिया करो, thuringiensis। बीटी क्रॉप, बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन, ये एग्जाम्पल आपके यहाँ पे रहते हैं, बीटी कॉर्न, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाई डू फार्मर प्रीफर टू ग्रो बीटी कॉटन क्रॉप देन genetically unmodified cotton crop? Name any two insects that are killed by BT toxin, ठीक है। Name the mechanism by which BT cotton kills the insect but not the bacteria। देखो अभी सारा मैं इसको इकट्ठा कंबाइन करके आपको सारा आंसर बता रही हूँ। एक तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का बायोपेस्टिसाइड का काम कर रहा है। ये आपका क्या बन गया, एक बायोपेस्टिसाइड का काम करेगा। क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है वीडियो में पहले। सबसे पहले तो आप ये रिमाइंड करें, जितने क्वेश्चन आज आपके सेट में आए हैं ना बेटा, 70 to 80% क्वेश्चंस मैं कहूंगी, बल्कि मैं ज्यादा ही कहना चाहूंगी, ठीक है। लगभग 85 आपका 90% जो क्वेश्चंस है वो सब वीडियो में डिस्कस हो चुका है। वीडियो आपने देखा है तो देखो आपको फायदा है, नहीं देखा तो अभी आपको पता चल ही जाएगा आपके मार्क्स से। तो देखें अभी आप, ये क्या है, बायोपेस्टिसाइड के जैसे काम करेगा। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने, क्राइजीन्स है, क्राइजीन है, क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई का मतलब क्रिस्टल, एक आपका टॉक्सिन है, और ये एक प्रोटॉक्सिन के जैसे काम करता है। ये इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, बीटी प्लांट को मतलब खाता है, लीव्स को खाएगा, सो ये जो भी इनका टॉक्सिन होगा ना, इट बिकम एक्टिव इनसाइड देयर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एज ए रिजल्ट द वाटर फ्लशेज इनटू देयर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कॉजेज स्वेलिंग एंड फाइनली इट बर्स्ट एंड द इंसेक्ट विल डाई। तो इस तरीके से आपका आंसर अटेम्प्ट हो। तो नेम एनी टू इंसेक्ट, तो यहाँ पे टू इंसेक्ट आप बता दें, लेपिडोप्टेरन्स, 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 देन कॉलियोप्टाइल्स, कॉलियोप्टेरन्स, और बीटल्स है आपका। तो ये कुछ भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे तो आपका आंसर ठीक रहने वाला है। मैकेनिज्म आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो एक एल्कलाइन पीएच का यहाँ पे होना जरूरी है, ताकि ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट करे और जो है ये अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम जाने वाले हैं। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियन सेल्स इन ए मैच्योर एम्ब्रियोसाइक ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। बार बार दोहराया होगा, कम से कम 5000 बार दोहराया होगा कि क्वेश्चन ये वाला मत छोड़ो, एम्ब्रियोसाइक वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना अगर पास होना है तो। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, दे आर डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एग्जाम, फाइन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे ना बेटा तो भगवान जाने आपका क्या होगा, फिर मुझे भी नहीं पता। 33 का ए पार्ट, कितने अच्छे से डायग्राम बनाया, हर न्यूक्लियाई का मीनिंग बताया। कल डायग्राम की जो वीडियो डिस्कस हुई वहां पे भी आपको बताया ना, तो उसके लिए लाइक कमेंट शेयर किया करो। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये एंटीपोडल सेल है, ये आपका सेंट्रल सेल है, एग है, सिनर्जिड्स है। तो देखो लेबलिंग भी बेटा मैंने आपको बार बार बताई थी कि डायग्राम जब आ जाए ना तो अपना सारा जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, बहुत प्यारी सी जो है आप लोगों की, वो यहाँ पे निकाल दिया करो। ये सेंट्रल सेल है, ये बताए थे कि 3 एंटीपोडल सेल है जिनका कोई यूज नहीं है। तो आप सारी लेबलिंग यहाँ पे करें बहुत बढ़िया तरीके से। एलएस ओव्यूल मैंने बताया था, और एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर अगर आता है तो ये सब आपको रिप्रेजेंट करना है। मैक्सिमम लेबलिंग आप करेंगे तो प्रीवियस वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा है आपसे, एक्सप्लेन द डिवाइसेस द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड टू प्रिवेंट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, प्रिवेंट बोथ ऑटोनोमी एंड जियोटोनोगेमी, प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जियोटोनोगेमी। तो यहाँ पे ऑटोगेमी भी आप बताएं, जियोटोनोगेमी भी आप बताएं, और इनमें जैसे इमैस्कुलेशन जैसे प्रोसेस लग सकते हैं, ठीक है ना। तो इमैस्कुलेशन में भी आप क्या देखते हैं, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट्स मैचुरेशन, इमैस्कुलेशन जैसे टॉपिक जो है आपके प्रोसेसेस यहाँ पे लगेंगे, ताकि वो ऑटोगेमी या जियोटोनोगेमी जैसी चीजों को प्रिवेंट कर सकता है। बी पार्ट पे चॉइस वाले क्वेश्चन में हम जाने वाले हैं।
चॉइस वाला क्वेश्चन है आपका बी पार्ट का। फर्स्ट है राइट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन टेस्टिस इन ह्यूमन। ये जो मेरे देखो ये टॉपिक जो है ना आपका, ये स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस किया गया था, ये मेरी फर्स्ट वीडियोस थी, ठीक है। एक तो आप उनको भी देखिए ताकि आपको पता चले कि सच में मैडम ने डिस्कस किया था या नहीं किया था। उसके बाद आप जब थर्ड चैप्टर पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे आपको सर्टोरी सेल, लिडिक सेल, इन सभी के फंक्शंस बताए थे, इनकी लोकेशंस बताई थी आपको सारा, ठीक है। तो वो सब आप बताएं कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, एबीपी ये रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन रिलीज करता है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग स्पर्म। तो ये लोकेशन के साथ आपको सारा बताना है। और जिन बच्चों को अगर यहाँ पे डायग्राम भी आता है, समझ रहे हैं बात को, अगर आपको डायग्राम भी आता है ना तो आप डायग्राम के थ्रू भी अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट कर आएंगे। अब इसका नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन गोनेडोट्रोफिन, लिडिक सेल, सर्टोरी सेल एंड देयर रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आपको बताया मैंने, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो छोड़ने वाले थे ही नहीं। तो यहाँ पे आप सारा बताएं कि गोनेडोट्रोफिन GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर यहाँ पे लिडिक सेल की सिक्रीशन पूछी है, जैसे मैंने बताया एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इनिबिन है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज है, ये सब आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे बताना चाहिए था आपको। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस भी बताएं, हार्मोनल कंट्रोल पूछा गया है, बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म को देखें, हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पे पूछा गया था, तो ये सारा आपको बेटा एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। अगर आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में किया कि कैसे एक पॉजिटिव फीडबैक जाना है, जो आप मुझे भी दें पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। तो एक नेगेटिव कंट्रोल, मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ हो, नेगेटिव का मतलब हाउ इट सप्रेसेस द प्रोसेस और हाउ इट विल स्टिमुलेट। तो यहाँ पे पॉजिटिव मीन्स स्टिमुलेशन कैसे होगा, और यहाँ पे है मतलब प्रोसेस को इनिबिट करना है, ठीक है ना, थोड़े टाइम के लिए रोक के रखना है। तो ओके गुड, ऑल क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड, ठीक है। ये सेट 3 आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, सेट 3 जो है आपके साथ डिस्कस किया है मैंने, और पेपर का लेवल अच्छा रहा है। आप ये ना समझिए कि पेपर हार्ड था, हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हार्ड तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं, अगर आपने बेटा पूरे साल अच्छे से मेहनत की होगी तो ये आप देखिए, आंसर को मैच करें और थोड़ा मुझे आइडिया बताएं कि आपको बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल से कितनी हेल्प मिल रही है और आपने लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स आज अपने बायो के पेपर में सिक्योर किए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।